बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले, जैसा कि हमेशा एक कुछ नया लाते हैं आपके लिए, आज किताबों का हाथ पकड़ लो। आज किताबों का हाथ पकड़ लो। कल काम मांगने के लिए लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। भले लॉकडाउन लगा हुआ है, भले कोरोना है, लेकिन इस कोरोना में भी आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। मैंने आपके लिए कल भी यही बोला था कि जितनी ज्यादा बुक पकड़ोगे उतनी ज्यादा चांस होते हैं आपके पास होने के, जीवन में पास होने के। एग्जाम बोर्ड में पास तो हो ही जाओगे, जीवन में पास होने के उतने ही ज्यादा क्या होते हैं आपके पास में अवसर होते हैं। देन हमारे पास में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। कल लेक्चर नंबर 4 हमने कंप्लीट किया था। ये एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए रहेगा, क्लास 12th। अब हिंदी में भी केमिस्ट्री, हिंदी के नोट्स भी, इसमें आज बहुत कुछ आप चेंज देखने वाले हैं। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो होने वाला है फिजिकल प्रॉपर्टी। देन आज हम कंप्लीट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में हम नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार, मतलब जिसको हम बोलते हैं एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, इसको देखने वाले हैं। आप यदि पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके लिए हमारे पास टोल फ्री नंबर ये है, यदि पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए तो टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करें। देन हमारे पास में ये सारी बातें कल हमारे पास हो गई थी। ये हमारा केमिस्ट्री चैनल है, इस पे सारी वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। इसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। जैसा कि ये हमारे पास में कि याद रहे, शिक्षा शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वही दहाड़ा है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। उसके लिए हमको चलना पड़ेगा स्लाइड पे। तो स्लाइड नंबर अपना था यहां पर 29, ये हमारा हो गया 29 पे आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पे। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी देखने वाले हैं हम? स्वाभाविक है, पिवलोक एलिमेंट्स की। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आता है फिजिकल प्रॉपर्टी, है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी ये क्या बोलते हैं हम इसको? भौतिक गुण। ऑल द एलिमेंट, देखो ये पिवलोक एलिमेंट है, ये मैंने टेबल आपको बना दी। यहां पर पिवलोक एलिमेंट की टेबल है हमारे पास में। मैंने आपको कल भी याद करने की ट्रिक बताई थी आपको कि ये हमारे पास में ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14, ये दोनों 11th में है। इन दोनों को हमको पढ़ना नहीं है, तो हमको किससे कहां से स्टार्ट करना है? हमको स्टार्ट करना है ग्रुप नंबर 15 से। 15, 16, 17 और 18। पहला हमारे पास में आता है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक। ये जो हमारे पास में ग्रुप है ना, 15 ग्रुप की यदि हम बात करें, ये हमारे पास में ये जो ग्रुप है ये हमारे पास में पॉलीएटॉमिक होते हैं। पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या होता है? बहु परमाणुक होते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक से ज्यादा, जब एक से ज्यादा होता है तो हम बोलते हैं बहुपरमाणुक। जैसे यदि मान लीजिए मैं लिखता हूं नाइट्रोजन और आपसे बोलता हूं क्या ये पॉलीएटॉमिक है? आंसर ये पॉलीएटॉमिक नहीं है। पॉली मतलब होता है बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा। बहुत ज्यादा मतलब ये भी नहीं है 10 हो, 20 हो, 50 हो गिनती में ना। जब एक से ज्यादा हो जाता है हम उसको पॉली बोल देते हैं। अब हम क्या बोलेंगे? N2। तो N2 क्या है पास में? पॉली। दूसरी बात है, यदि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन अकेला, हम इसको पॉली नहीं बोलते हैं। लेकिन O2 यदि रहेगा तो हम बोलेंगे पॉलीएटॉमिक। फास्फोरस अकेला है तो हम पॉली नहीं बोलेंगे, लेकिन फास्फोरस को हमेशा P4 के रूप में लिखा जाता है। इसका फार्मूला होता है P4। ऑक्सीजन जब भी मिलेगा आपको O2 के रूप में मिलेगा, नाइट्रोजन जब भी मिलेगा N2 के रूप में मिलेगा, फास्फोरस जब भी मिलेगा P4 के रूप में मिलेगा। तो यही है कि ऑल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है इसके, वो सारे के सारे आपके पास में पॉलीएटॉमिक होंगे। मतलब अकेले नेचर में नहीं पाए जाएंगे, अकेले नेचर में नहीं पाए जाएंगे। दूसरी बात यह है, क्या है हमारे पास में? दूसरा यह है हमारे पास में कि डाई नाइट्रोजन जो हमारे पास में बात करते हैं, डाई नाइट्रोजन मतलब N2 की यदि हम बात करते हैं तो N2 को ऐसे लिख लेना, यहां पर यह सही नहीं लिखा हुआ है। डाई नाइट्रोजन इज अ डाई एटॉमिक गैस। यहां पास में एक गैस है। यदि हम इस ग्रुप की बात करते हैं, तो इस ग्रुप में ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमारे पास में N2 की यदि हम बात करते हैं तो N2 जो है वो क्या है हमारे पास में? डाई एटॉमिक गैस है, द्विपरमाणुक गैस। क्या है हमारे पास में? द्विपरमाणुक गैस है। लेकिन यदि बाकी सारे एलिमेंट्स की यदि हम बात करें तो वो सारे के सारे कैसे हैं? आर सॉलिड। सारे के सारे कैसे हैं आपके? सॉलिड है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सारे के सारे कैसे हैं आपके? सॉलिड है।
जैसे फास्ट यहां पर नाइट्रोजन को छोड़ दो, नाइट्रोजन क्या आ जाएगा यहां पास में, नाइट्रोजन यहां पास में गैस आ जाएगा। फॉस्फोरस की बात करते हैं, आर्सेनिक की बात करते हैं, एंटीमनी और बिस्मुथ की यदि हम बात करते हैं तो ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, यहां पास में सॉलिड हो जाएंगे। देन इसके बाद में यहां पास में आता है कि जो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। हम जानते हैं कि जब ऊपर से नीचे आते हैं, चाहे वो एस ब्लॉक की बात करें, चाहे पी ब्लॉक की बात करें, चाहे डी ब्लॉक की बात करें, जब हम अप टू डाउन आते हैं, अप टू डाउन की बात मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन से चलेंगे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। हम जानते हैं क्या कि सबसे ऊपर हमारे पास में ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है यहां पास में, नाइट्रोजन यहां पास में नॉन मेटालिक है। कैसा है यहां पास में, नॉन मेटालिक है। अब हमारे पास में आता है सेकेंड पॉइंट कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटालिक। यदि हम यहां पर नाइट्रोजन की बात करते हैं, ये हम यदि नाइट्रोजन की बात करते हैं एंड फास्फोरस की बात करते हैं, तो ये कैसे यहां पास में नॉन मेटालिक कैरेक्टर के होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस की यदि हम बात करते हैं तो ये कैसे यहां पास में नॉन मेटालिक कैरेक्टर के हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं नॉन मेटालिक मतलब अधातु, कैसे यहां पास में अधातु है। लेकिन यदि हम बात करते हैं एंटीमनी और बिस्मुथ की, एंटीमनी मतलब इसकी बात कर रहे हैं, यदि हम इन दोनों की बात करते हैं तो ये यहां पास में कैसे हैं, ये दोनों यहां पास में है सेमी मेटल। ना तो यह धातु है ना ही ये धातु है, इसको बोलते हैं सेमी मेटल। सेमी मेटल ये दोनों कैसे हैं यहां पास में मेटलोइड्स, सेमी मेटल या मेटलोइड्स आप कह सकते हैं। देन यदि हम बात करते हैं बिस्मुथ की, तो जो आपका एक बिस्मुथ है ये यहां पास में कैसा है, धातु है। अब भी वही बात की थी कि ऊपर से नीचे आने पर, इसके पहले वाली स्लाइड में हमने क्या बोला था कि ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो देखो सबसे पहले ये दोनों क्या मिले आपके पास है, नॉन मेटालिक, फिर क्या मिला यहां पास में सेमी मेटालिक। लेकिन जैसे ही हम बिस्मुथ की बात करते हैं, बिस्मुथ क्या है यहां पास में मेटल, मेटालिक कैरेक्टर होता है बिस्मुथ में। क्लियर है, यहां पर इतना फंडा क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज। अब इससे क्या होता है, इससे यह होता है यहां पास में कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है हमारे पास क्या है कि ऐसा करने से या इस प्रकार से जब ऊपर से नीचे आते हैं, इनका नेचर इस प्रकार से करने से, किस प्रकार से कि नॉन मेटालिक, मेटालिक, नॉन मेटालिक, सेमी मेटालिक और मेटालिक, इस प्रकार से होने से दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इंक्रीज एटॉमिक साइज। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, अब इस पॉइंट को फिर लिखो आप, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर हमारे पास में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होती जाती है। नोट लगा के यहां पर लिखना, आप नोट लगा के यहां पर आप लिखना प्यारे बच्चों कि जब हम, ध्यान से देखना, नोट लगाओ। अब ये तो आपके पास में लिखा हुआ है, इसको लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको पीडीएफ नोट्स यहां से दे दिए जाएंगे। पहला पॉइंट यहां पर क्या निकल के आया, पहला पॉइंट ये निकल के आया यहां पास में कि जो यहां पास में नाइट्रोजन और फास्फोरस है ये कैसा है यहां पास में, ये यहां पास में नॉन मेटालिक कैरेक्टर के हैं। हमारे पास में दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया, दूसरा पॉइंट हमारे पास में निकल के आया कि जो एएस एंटीमनी एंड जो हमारे पास में आर्सेनिक और जो एंटीमनी है हमारे पास में वो कैसे यहां पास में सेमी मेटालिक, और जो हमारे पास में बिस्मुथ है वो कैसा है यहां पास में, वो यहां पास में मेटालिक कैरेक्टर। देन इसका फोर्थ पॉइंट निकल के आता है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, अप टू डाउन, अप टू डाउन, अप टू डाउन, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पांचवा पॉइंट लिखिए, पांचवा पॉइंट क्या है, जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा। नोट लगा के लिखना। देखो ऊपर से नीचे आने पे मैंने आपको कल बताया था नंबर ऑफ सेल भी बढ़ते हैं। इसका साइज कैसा रहेगा, छोटा सा रहेगा, इसका साइज बड़ा रहेगा, इसका ओ बड़ा रहेगा, इसका ओ बड़ा रहेगा, इसका ओ बड़ा रहेगा। ऊपर से नीचे आने पर, अप टू डाउन आने पर साइज इंक्रीज हो जाता है। साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब साइज इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम लगेगी। समझना, साइज यदि इंक्रीज हो जाता है, मैं यहां पर आपको समझा देता हूं। जहां पास में साइज इंक्रीज होता है, देखो जरा मैं यहां पर समझा रहा हूं, जहां पास में साइज इंक्रीज हो जाता है, ऊपर से नीचे आए, नाइट्रोजन की यदि हम बात करते हैं ऐसा साइज, फास्फोरस की बात करते हैं इतना बड़ा साइज, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करते हैं इतना बड़ा साइज, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब इतना साइज, और बिस्मुथ की यदि हम बात करते हैं और बड़ा साइज हो जाएगा। साइज यदि ज्यादा हो जाएगा तो यहां पर न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस यहां रहता है, ये आपका न्यूक्लियस है, यहां ये न्यूक्लियस है, यहां ये न्यूक्लियस है, यहां ये न्यूक्लियस है। तो साइज बड़ा होने से ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के यहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहां भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की दूरी बहुत कम है, यहां पर थोड़ी ज्यादा है,
यहां पर और ज्यादा है, और यहां पर सबसे ज्यादा ये डिस्टेंस है। यहां पर जो अट्रैक्शन है, यहां पर जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। साइज जैसे जैसे इंक्रीज हो जाता है, अट्रैक्शन क्या हो जाता है, यहां पास में डिक्रीज हो जाता है। किसका अट्रैक्शन? प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। इसलिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यदि मान लीजिए मैं इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, किसमें से? मैं एंटीमनी में से कोई इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, या मान लीजिए बिस्मिथ में से कोई इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भाई अट्रैक्शन कम है, इसकी इस प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन के ऊपर पकड़ कम है, इसलिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं डेल आई एच, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो कम होती है। वो कैसी होती है? कम होती है। अब यहां से आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो साइज जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ही कम लगेगी। समझो क्या बोले? साइज जितना ज्यादा, अब मान लीजिए इतना बड़ा मेरे पास में साइज है, सपोज करो, मैं एक एग्जांपल के रूप में देता हूं। यदि मान लीजिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं मैं, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं मैं, और यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं मैं, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं मैं। ध्यान से देखना क्या समझाने वाला हूं। जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं मैं, तो जो एनर्जी यहां पर लगी, जो एनर्जी मतलब डेल्टा आई एच, डेल्टा आई एच आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी, डेल्टा आई एच, डेल्टा आई एच, और यहां से जो डेल्टा आई एच आयोनाइजेशन एंथैल्पी की यदि मैं बात करता हूं, यहां पर जो लगी वो कितनी लगेगी? यदि यहां की बात करता हूं, मान लीजिए, माना सपोज, माना यहां पर यदि सपोज करो 500 के रिस्पेक्ट में लगी, तो यहां पर वो लगेगी 400, यहां पर लगेगी 300, यहां पर लगेगी 200, और यहां पर लगेगी 100। यहां पर कितनी लगेगी? 100। यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करते हैं, तो जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा एनर्जी, साइज कम एनर्जी ज्यादा। तो हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट यहां से बन सकता है। क्या बन सकता है कॉन्सेप्ट? कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। साइज ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम, साइज ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? जितना बड़ा साइज उतनी कम एनर्जी। कॉन्सेप्ट सीखना। दूसरी बात, पहला पॉइंट लिख लिया, दूसरा पॉइंट लिख लिए, इतने सारे पॉइंट हो गए ना? सारे पॉइंट हो गए। ये वाला पॉइंट भी इसमें जोड़ो। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखो, जितना अच्छा मेटालिक उतनी कम एनर्जी। मतलब यह हुआ कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेटालिक कैरेक्टर। यदि मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मेटालिक कैरेक्टर। यदि मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम। मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम। यह हमारे पास दूसरा हुआ। पहला साइज। अच्छा, तीसरा साइज में और मेटालिक कैरेक्टर में क्या समानता है? तो हमारे पास जो साइज है, जो एटम का जो साइज होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटालिक कैरेक्टर। जितना ज्यादा साइज उतना अच्छा मेटालिक कैरेक्टर। ये जितना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर उतना बड़ा साइज। ऐसा लिख लो। यदि ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप इसको ऐसा लिख लो कि जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वह प्रोपोर्शनल होता है साइज के। किसके? साइज के। जितना बड़ा साइज होगा उतना अच्छा मेटल होगा। यदि मान लीजिए मैं इसी में बात करता हूं सबकी, तो ये सबसे अच्छा मेटल है। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है। ये देखो, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों आपस में सेमी मेटल है। ये कैसे हैं आपस में? सेमी मेटल है। और ये कैसे हैं आपस में? ये आपस में नॉन मेटल है। क्लियर हो रही बात? जितना छोटा साइज उतना बेकार मेटल होता है, जितना बड़ा साइज उतना अच्छा मेटल होता है। तो ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आए जब हम, तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़े। क्लियर हुआ? ये सारी बातें क्लियर हुई। अब यहां से चलते हैं। देखो, यदि मान लीजिए हम बात कर, ये लिख लिया, ये समझ में आने के लिए था। ऐसा डेटा हमारे पास में नहीं है इसका, जो सिर्फ एक समझाने के लिए मैंने आपको 300 400 लिख दिया था। ठीक है, देखो मैं यहां पर देखो प्यारे बच्चों, यदि मान लीजिए यहां पर हम बात करते हैं साइज की,
किसी का साइज है, कोई है जिसका साइज इतना बड़ा है, एक है जिसका साइज इतना बड़ा है, एक है जितना साइज इतना बड़ा है, एक है इतना साइज इसका बड़ा है, इतना बड़ा है, समझना। तो ये छोटा साइज है, साइज कैसा है, छोटा साइज है। जब ये छोटा साइज है, जब ये छोटा साइज है तो ये कैसा होगा आपस में, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें से क्या निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इन सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इन सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इन सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मेटल की, सबसे अच्छा मेटल कौन होगा, जिसका बड़ा साइज वो अच्छा मेटल होगा, तो ये गुड मेटल होगा। यदि मैं ऑप्शन की बात करता हूं, यहां मैं ऑप्शन देता हूं ए, इसके लिए है बी, इसके लिए है सी और इसके लिए है डी। क्वेश्चन, तो सबसे अच्छा गुड मेटल यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन ये है कि गुड मेटल, अच्छा मेटल कौन सा है, ऑर्डर जमाइए। तो ऑर्डर में जाएगा हमारे पास डी, सबसे अच्छा मेटल है क्योंकि साइज ज्यादा है। डी के बाद में हमारे पास में जाएगा सी, फिर जाएगा हमारे पास में बी, फिर हमारे पास में जाएगा ए। ये हमारे पास ऑर्डर रहेगा। क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन, यदि मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी सब में से ज्यादा किस में लगेगी, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाइए। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो यदि हम बात करते हैं सबसे कम, इसमें मैंने आपसे बोला था सपोज करो आपके 500 लगी, तो इसमें आपकी कितनी लगेगी 400, फिर कितनी लगेगी 300, फिर कितनी लगेगी इसमें 200, वो बड़ा है तो 100। तो सबसे ज्यादा किसमें लगी, ए में। तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें लगेगी, एनर्जी सबसे ज्यादा लगेगी ए में, फिर बी में, फिर सी में और फिर सबसे कम लगेगी डी में। डी में सबसे कम एनर्जी। यहां देखो सबसे गुड मेटल अच्छा था डी, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम लगी डी में। मेटलिक एक में बढ़ जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम देनी। यहां पर जो अट्रैक्शन है, यहां पर जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन किससे भाई, हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है न्यूक्लियस के प्रति जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बिटवीन किस किस के बीच में अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस। यहां पर अट्रैक्शन कैसा होता है, वेरी गुड होता है, वेरी वेरी गुड, या मोर अट्रैक्शन होता है। यहां पर कैसा होता है, मोर अट्रैक्शन, लिख लो आप, कैसा होता है, मोर अट्रैक्शन होता है यहां पर। लेकिन यदि मैं बात करते हैं, मैं इसकी यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर अट्रैक्शन बिटवीन यहां पर लिखो, अट्रैक्शन बिटवीन किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कैसा होगा, पुअर। यहां पर बहुत ज्यादा मोर है, यह स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कह सकते हो आप, स्ट्रॉन्ग अच्छा है। यहां वेरी बैड अट्रैक्शन, बहुत खराब, पुअर अट्रैक्शन है, समझ गए। अट्रैक्शन यदि कमजोर होगा तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी, स्वाभाविक है। अरे भाई ऐसा समझो, अरे बड़ा देखो, मान लीजिए सपोज करो मेरे पास में ये पेन है, क्या है मेरे पास में, ये रिमोट है। अब मान लीजिए मैंने इसको इस प्रकार से टाइट पकड़ा है, ये न्यूक्लियस समझो, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने टाइट पकड़ा है। अब यहां से कोई ये इलेक्ट्रॉन छुड़ाएगा तो ससुरा इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी कि नहीं लगेगी भाई, इसको खींच के देखो, यदि कोई इसको छुड़ाएगा एनर्जी ज्यादा लगेगी। लेकिन अब यदि मान लीजिए मैं इसकी दूरी बना दूं, बहुत दूरी पे है ये मेरा न्यूक्लियस है, अब इसमें अट्रैक्शन बहुत कम है, इस प्रकार से जितनी ज्यादा बड़ा साइज दूरी अट्रैक्शन है। अब यहां से कोई भी आएगा आराम से निकाल के ले जाएगा, समझा। जब ये छोटा साइज होता है ना, जब ये छोटा साइज होता है तो अट्रैक्शन ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉनों को बिल्कुल पकड़ के रखता है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमारे पास में एनर्जी ज्यादा लगती है, तो हम बोलते हैं जो एनर्जी लगी उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगी उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अट्रैक्शन यदि कम है, बहुत दूर है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल ले जाएगा, हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम लगी। तो इस प्रकार से हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि साइज जितना ज्यादा एनर्जी उतनी कम। फंडा समझ में आया, सारी बातें समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम ये सारा हमारे पास हो गया था, है ना। आग द बॉइलिंग पॉइंट की यदि हम बात करते हैं,
किसकी बात करते हैं? यदि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी यहां से लिख सकते हैं, ये नोट्स है एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन यहां पर हमने यूज करी हुई है। यदि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो जनरली हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। जनरली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे चलने पर बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज हो जाता है। लिख लो आप, पहला पॉइंट बना के लिखो, यहां पर पहला पॉइंट बना के यहां पर लिख लो। कहां पर लिखो? यहीं पर लिख लो। ऊपर से नीचे आने पर पहला पॉइंट कहां लिख दूं? यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, और स्लाइड आने वाली है वहां पर। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कहां पर? अप टू डाउन। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? इंक्रीज हो जाता है। जनरली ऐसा होता है कि सामान्यतया वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है, परंतु भाई सबसे ज्यादा, अब यदि मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं, ध्यान से देखना, मैं यदि बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो ऐसा होना चाहिए था। कैसा? यदि नाइट्रोजन की बात करी तो ये है मेरे पास में नाइट्रोजन, फिर ये है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब वाईफाई। यदि जनरली ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है, ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज, मतलब ये और ये होना चाहिए था है नहीं, होना चाहिए था, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, होना चाहिए था। लेकिन परंतु लेकिन द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज अप टू, द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज अप टू, परंतु गलनांक, यहां क्वथनांक की बात हुई थी, गलनांक आर्सेनिक तक बढ़ते हैं और उसके बाद में फिर घटने लगते हैं। अब यहां बॉइलिंग पॉइंट, मैं यहां पर मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं। मेल्टिंग पॉइंट, भाई बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो मेल्टिंग पॉइंट ही बढ़ेगा। समझो, मेरे पास में बॉइलिंग पॉइंट की बात होती है तो मेल्टिंग पॉइंट की वही बात होती है। बॉइलिंग पॉइंट देख लिया तो मेल्टिंग पॉइंट देखने की आवश्यकता नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, अपवाद है, यह अपवाद है। क्या अपवाद है? कि मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट ऐसा होना चाहिए था, नेपाल, पाकिस्तान, फिर इससे ज्यादा एएस की, इससे ज्यादा एएसबी की, फिर सबसे ज्यादा बिस्मिथ की, यह होना चाहिए था, मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसने क्या बोला कि मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज अप टू आर्सेनिक एंड डिक्रीज अप टू बिस्मिथ, मतलब गलनांक आर्सेनिक तक तो बढ़ते हैं और उसके बाद में बिस्मिथ तक कम होने लगते हैं। आर्सेनिक मतलब नेपाल, पाकिस्तान, आर्सेनिक, ये फिर उसके बाद में डिक्रीज होने लगता है। अब बढ़ेगा नहीं, अब यहां से डिक्रीज होने लगता है, ये नेपाल, ये यहां से अब डिक्रीज होने लगता है। इसमें तो इंक्रीज हो जाता है लेकिन इसके बाद में डिक्रीज होने लगता है, ये बोलता है ये। अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव, इसलिए ऐसा होता है। क्लियर है? फिर मैं बोल रहा हूं, लिखना, बॉइलिंग पॉइंट, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उभर के आते हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज क्यों हुआ बॉइलिंग पॉइंट? फिर समझो, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऐसा लिख देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट ये डिपेंड करता है साइज के ऊपर। देखो, किसी का साइज छोटा है, किसी का साइज बड़ा है, इसका और बड़ा साइज है। अब मैंने आपसे बोला कि ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, बताइए सबसे ज्यादा मेल्ट कौन होगा, बाद में सबसे ज्यादा टाइम में कौन मेल्ट होगा? तो आंसर होगा जिसका साइज बड़ा वही ज्यादा मेल्ट होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ज्यादा जल्दी मेल्ट कौन होगा? सी, बहुत जल्दी मेल्ट होगा, बहुत जल्दी, फास्ट मेल्ट होगा, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी, सॉरी, ये बहुत जल्दी मेल्ट होगा, ये बहुत देर में मेल्ट होगा। ठीक है, लेकिन समझो, अब यदि मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट में मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं, भाई देखो इसमें टाइम कम लगेगा। ऐसा समझो, यहां पर शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहां पर ऐसा समझो, आप कैसा समझो, यदि मान लीजिए मैं टाइमिंग की इसमें बात करता हूं, इसमें यदि मैं टाइमिंग की बात करता हूं, इसको मेल्ट होने के मान लीजिए 10 मिनट लगा, इसको मेल्ट होने में 15 मिनट लगेगा और इसको मेल्ट होने में 25 मिनट लगेगा, क्यों? साइज बड़ा है ना। बॉइलिंग पॉइंट की यदि मैं बात करता हूं, समझा? अब यहां पर यदि मान लीजिए मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं तो भी यही होगा। छोटा साइज है तो एनर्जी कम लगेगी, जल्दी टाइम में हो जाएगा। बड़ा साइज है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी और बड़े टाइम में होगा,
मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं तो भी यही है, क्लियर है। लेकिन अब यहां पर एक बात देखो, ये क्या है, साइज। साइज बड़ा है तो मेल्ट ज्यादा होगा, क्यों होगा, क्योंकि मान लो ससुरा यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लो 10 है, यहां पर प्रोटॉन है वो मान लो कितना है, 10 है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 10 है। लेकिन इस वाले में इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लीजिए हमारे पास में 45 है, और इसमें यदि मान लीजिए प्रोटॉन है वहां पास में 45 है। तो बताओ भाई, जब 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है, यहां 45 इलेक्ट्रॉन 45 प्रोटॉन है, तो साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। साइज पर डिपेंड करता है, साइज ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। लेकिन इन दोनों का जो साइज है ना, इन दोनों का साइज ये ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। यहां से साइज कम होने लगता है, यहां का साइज बढ़ा, इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा, इसका साइज और बड़ा, लेकिन यहां से साइज छोटा होने लगता है। यहां से साइज कैसा होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, साइज छोटा होने लगता है। साइज छोटा होने के कारण ही यहां पर जो एनर्जी है वो कैसे होने लगती है, ज्यादा लगने लगती है। यही बात है, क्या बात है, कि बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज होता है फ्रॉम अप टू डाउन। अब बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास में इंक्रीज हो जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास में इंक्रीज हो जाता है आर्सेनिक तक, लेकिन उसके बाद में डिक्रीज होने लगता है बिस्मथ तक। क्लियर है, आर्सेनिक तक बढ़ते हैं और उसके बाद में घटते हैं। आगे बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के अलावा सारे तत्व जो होता है वो अपरूपता मतलब एलोट्रोपी शो करते हैं। नाइट्रोजन को छोड़ के, नाइट्रोजन के अलावा सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन को छोड़ दो, सारे के और भी रूप मिलते हैं, एलोट्रोपी फॉर्म होता है। ये तो याद रखना है। एलोट्रोपी फॉर्म क्या होता है, अपर रूपता क्या होता है, ये आपने क्लास 11th में आपने पढ़ा है, अपर रूपता क्या होता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, फंडा समझ में आया। तो यहां पर क्या बात निकल के आई कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जनरली साइज पर डिपेंड करता है, बट यहां ऐसा नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट साइज पर डिपेंड करता है तो मेल्टिंग पॉइंट भी साइज पर ही डिपेंड करता है। बट फिर समझो, यहां पर हमारे पास में हमने क्या बोला कि जब हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट साइज पर डिपेंड करता है, हमारे पास में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है साइज के ऊपर जनरली। लेकिन तो फिर हमारे पास ये हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट भी डिपेंड करता है इसके ऊपर, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पी में नहीं लगता। साइज ज्यादा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, लेकिन यहां पर क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है। एक इफेक्ट आ जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसके कारण से यहां पर ये चेंजेस देखने के लिए मिलता है। क्लियर है, बात समझ में आई। तो ये पॉइंट हो गया आपका, याद रख लेना। अब बात करते हैं आगे केमिकल प्रॉपर्टी। ये फिजिकल प्रॉपर्टी आपका कंप्लीट हो गया। दोबारा अपन फिजिकल प्रॉपर्टी में एक बार चलते देखते हैं, दोबारा देख लेते हैं। देखो भाई जरा, दोबारा हम यहां पर देखते हैं कहां से स्टार्ट किया था, यहां से फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले यहां पर चलते हैं, रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जितने भी हमारे पास में जितने भी इस लाइन में है, ये सारे के सारे हमारे पास में कैसे होते हैं, पॉलीएटॉमिक होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास में ये हमारे पास में गैस है, बाकी सारे के सारे हमारे पास में सारे के सारे कैसे हैं, सॉलिड में आएंगे। तीसरी बात क्या है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। अब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज क्यों होता है, इस बात को मैंने समझाया था, क्योंकि साइज हमारे पास में इंक्रीज हो जाता है। देखो, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस हमारे पास में यहां पर ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हमारे पास में धातु है, नॉन मेटल है। ये दोनों हमारे पास में सेमी मेटल है, और यहां पास में अकेला एक, हाँ इसकी बात नहीं करते हैं क्योंकि यहां पास में रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स में आ जाता है, इसलिए उसकी बात हम नहीं करते हैं। क्लियर है। अब इसकी बात करते हैं, दिस इज ड्यू टू डिक्रीज आयनाइजेशन एंथैल्पी। भाई जहां पास में साइज, इसके ऊपर मैंने काफी लंबा लेक्चर दिया आपको। यहां पास में जो साइज है वो साइज ही हमारे पास में छोटा हो जाएगा, तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी, मैंने यहां पर दिया। देन हमारे पास में अब बात करते हैं इसकी। जनरली ऐसा होता है कि यहां पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो साइज पर डिपेंड करता है, ऊपर से नीचे तक बढ़ना चाहिए था, मेटालिक पॉइंट बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट यहां पर जाते हैं। नाइट्रोजन को छोड़कर सारे के सारे एलियोट्रोपिक फॉर्म में मिलते हैं, नाइट्रोजन नहीं मिलता। इतना था हमारे पास में, इतने में यहां पर हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी की।
केमिकल प्रॉपर्टी। इस लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टी शायद हो नहीं पाएगा, ये टाइम हो गया। अब आने वाले लेक्चर में इस वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी को। फिजिकल प्रॉपर्टी आपने देख लिया, एक बार उसको आप रिवाइज करना। आने वाले समय मिलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। तो ठीक है, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।